नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि हिंदी काव्य, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में अच्छे से पता चल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हिंदी काव्य के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, महादेवी वर्मा की रचनाएं निम्नलिखित है। पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा सांध्य गीत और पांचवा है दीपशिखा। यानी कि जो महादेवी वर्मा है उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो महादेवी वर्मा की रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है निहार, उसके बाद दूसरा है रश्मि, तीसरा है नीरजा, चौथा है सांध्य गीत और पांचवा है दीपशिखा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उन सबको नोट करना है, उन सबका क्वेश्चन नोट करना है और उनका आंसर भी याद करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यामा किसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यामा किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। यामा किसकी रचना है, तो जो यामा है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार कौन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रह्म राक्षस कविता है उसके रचनाकार कौन है, तो जो ब्रह्म राक्षस कविता है उसके रचनाकार मुक्तिबोध है। ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार कौन है, तो ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन की विचारधारा क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागा अर्जुन की विचारधारा क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि नागा अर्जुन की विचारधारा मार्क्सवादी है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नागा अर्जुन की विचारधारा क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन की विचारधारा मार्क्सवादी है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मवीर भारती है, यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। यानी कि जो धर्मवीर भारती है उनका जन्म कब हुआ था, तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर के अतरसुइया ग्राम में हुआ था, यानी कि अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा चुका है कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिएगा कि धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ था, अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्ण किरण के रचनाकार का नाम लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वर्ण किरण है उसके रचनाकार का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, स्वर्ण किरण के रचनाकार का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। यानी कि जो स्वर्ण किरण है उसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो स्वर्ण किरण के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जल पलावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जल पलावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि जो जल पलावन है, भारतीय इतिहास में जल पलावन प्राचीन घटना मानी जाती है। यानी कि जो जल पलावन है कैसी घटना है, तो भारतीय इतिहास में जल पलावन जो है प्राचीन घटना मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद की रचनाओं के नाम लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो घानानंद है उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि घानानंद की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है विरह लीला, दूसरा है सुजान सागर, तीसरा है पदावली, चौथा है प्रेम पद्धति, पांचवा है इश्कलता और छठा है कृपाकांड। यानी कि जो घानानंद है उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो घानानंद की रचनाएं निम्नलिखित हैं, विरह लीला, सुजान सागर, पदावली, प्रेम पद्धति, इश्कलता और कृपाकांड। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी के दोहों में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहारी के दोहों में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि बिहारी के दोहों में अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यानी कि जो बिहारी के दोहे हैं उसमें किस अलंकार का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि बिहारी के दोहों में
अनुप्रास अलंकार का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास के पिता का नाम बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो केशव दास है, यहाँ पे आपको केशव दास के पिता का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि केशव दास के पिता का नाम पंडित काशीनाथ था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो केशव दास है, यहाँ पे आपको केशव दास के पिता का नाम बताना है। तो केशव दास के पिता का नाम क्या था? तो केशव दास के पिता का नाम पंडित काशीनाथ था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको देख लेना है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो रामचरितमानस है उसमें कुल कितने कांड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि सूरदास का जन्म रुनकता ग्राम में हुआ था। जो सूरदास हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है रुनकता ग्राम में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को याद करना है और उसका आंसर भी आपको याद रखना है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म रुनकता ग्राम में हुआ था। इसको याद रखना है कि जो सूरदास हैं उनका जन्म जो है रुनकता ग्राम में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है उनका जन्म कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है 1254 ईस्वी में हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो नाथ साहित्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि नाथ साहित्य का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना जाता है। 14वां जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी? 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी। तो विद्यापति की मृत्यु संभवतः 1450 ईस्वी में हुई थी। यानी कि जो विद्यापति उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो कह रहा है कि जो विद्यापति हैं उनकी मृत्यु संभवतः 1450 ईस्वी में हुई थी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीतिबद्ध काव्यधारा है, यहाँ पे आपको रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख करना है, यानी कि रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषता बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला रीति निरूपण, दूसरा अलंकार विवेचन की प्रमुखता, तीसरा है मौलिकता का भाव, चौथा है श्रृंगारिकता, पांचवा है छंद विवेचन और छठा है आचार्यत्व का भाव। यानी कि जो रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध काव्यधारा की क्या विशेषता है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषता निम्न है, रीति निरूपण, अलंकार विवेचन की प्रमुखता, मौलिकता का भाव, श्रृंगारिकता, छंद विवेचन और आचार्यत्व का भाव। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति मुक्त कवियों का नाम लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीति मुक्त कवि हैं, यहाँ पे आपको रीति मुक्त कवियों का नाम लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रीति मुक्त कवियों का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि रीति मुक्त कवियों का नाम निम्न है, पहला घनानंद, दूसरा आलम और तीसरा है बोधा। यानी कि ये जो 3 कवि हैं किस काल के कवि, यानी कि किस तरह के कवि हैं? तो ये तीनों जो कवि हैं रीति मुक्त कवि हैं। तो एग्जाम में आता है कि रीति मुक्त कवियों का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है आपको कि रीति मुक्त कवियों का नाम निम्न है, पहला है घनानंद, दूसरा है आलम और तीसरा है बोधा। आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवादी काव्य है उसकी भावगत विशेषता क्या है, उसका उल्लेख करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, पहला है परंपरा का विरोध, दूसरा है शोषितों का करुण गान, तीसरा है शोषणों के प्रति घृणा, यानी कि जो शोषक होते हैं उनके प्रति घृणा, उसके बाद चौथा है क्रांति की भावना, पांचवा है वेदना और निराशा, उसके बाद छठा है सामाजिक समस्याओं का चित्रण इत्यादि। यानी कि जो प्रगतिवादी काव्य है उसकी क्या विशेषता है, उसकी भावगत विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषता निम्न है, पहला है परंपरा का विरोध, दूसरा है शोषितों का करुण गान, तीसरा है शोषकों के प्रति घृणा, चौथा है क्रांति की भावना, पांचवा है वेदना और निराशा, उसके बाद छठा है सामाजिक समस्याओं का चित्रण इत्यादि। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो कबीर हैं उनकी रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह बीजक है। यानी कि जो कबीर है उनकी रचनाओं का पहला संग्रह क्या है, तो कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह बीजक है। इसको आपको याद रखना है। कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है, तो कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह बीजक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनका जन्म कब हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में हुआ था, अर्थात 1492 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 900 हिजरी का मतलब क्या होता है, तो 900 हिजरी का मतलब होता है 1492 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में हुआ था, अर्थात 1492 ईस्वी में हुआ था। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए और 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको क्या करना है कि 20 क्वेश्चन को नोट करना है और इन 20 आंसर को नोट करना है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया टोटल एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं और इस बार के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए या फिर अगला क्वेश्चन आंसर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, आपके एग्जाम में आपको क्या दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपके कमेंट कर से आपकी दिक्कत को सॉल्व कर सकूँ और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे सकूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।